नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्ञान सागर पुस्तक से पाठ 8 एवरेस्ट की चुनौती पढ़ेंगे। यह एक यात्रा वृत्तांत है। जब कोई व्यक्ति किसी स्थान विशेष की यात्रा या सफ़र कर उसके अनुभवों के बारे में लिखता है तो उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। इस यात्रा वृत्तांत में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट का वर्णन है। इस पर्वत पर चढ़ाई कर कई पर्वतारोहियों ने अपनी वीरता और साहस का अदम्य परिचय दिया है। उनमें से ही एक हैं मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया। यह एक पर्वतारोही, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता तथा सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी हैं। यह और इनके साथी एवरेस्ट पर चढ़ाई करते वक्त किन चुनौतियों का सामना करते हैं, इस वृत्तांत के अंतर्गत बताया गया है। आइए अब हम पाठ को पढ़ते हैं और मेजर हरिपाल सिंह और उनके साथियों के अनुभवों को जानते हैं। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह समुद्र से 8,848 मीटर ऊंचा है। इसके उत्तर में तिब्बत है तथा दक्षिण में नेपाल। तिब्बती इसे चौमोलुंगमा अर्थात संसार की माता और नेपाली सगरमाथा के नाम से पुकारते हैं। नेपाली भाषा में सगर का अर्थ बर्फ होता है। 1849 में एक सर्वेक्षण दल को पहली बार यह पता चला कि यह संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। उस समय इसे शिखर 15 नाम दिया गया। बाद में इसे एवरेस्ट कहा जाने लगा। इसे यह नाम भारतीय सर्वे विभाग के प्रमुख सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में प्रदान किया गया। सबसे पहले 1921 में ब्रिटिश पर्वतारोहियों के एक दल ने इस शिखर पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु दक्षिण तिब्बत में इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 3 महीने तक संसार के इस अज्ञात भाग की यात्रा करने के बाद वे इंग्लैंड वापस लौट गए। इसके दूसरे साल एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए एक ब्रिटिश दल ने प्रयास किया, पर वह भी 8,321 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच सका। इसके बाद तो अनेक दलों ने इस शिखर पर चढ़ने का प्रयत्न किया, किंतु सर्वप्रथम 1953 में शेरपा तेनसिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी को शिखर छूने में सफलता मिली। इसी शिखर को छूने के लिए 26 मई 1965 को सवेरे बहुगुणा, रावत, वीपी सिंह और मैं अगले आधार शिविर से शिखर के लिए चले। बहुगुणा और रावत एक रस्से में बंधे थे, वीपी सिंह और मैं दूसरे रस्से में। हमारे साथ सहायता के लिए 12 शेरपा थे। जब हम कैंप 4 पर पहुँचे, सूरज डूब रहा था। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। पर्वत शिखर शब्द का अर्थ होता है पर्वत की चोटी, यानी ये पूरे संसार में सबसे ऊंची चोटी है। यह समुद्र से 8,848 मीटर लगभग 9 किलोमीटर के आसपास ये ऊंचा है। इसके उत्तर में तिब्बत है और दक्षिण में नेपाल है। तिब्बत में इसे चौमोलुंगमा यानी कि संसार की माता कहा जाता है और नेपाली में इसे सगरमाथा कह के पुकारते हैं। सगर शब्द का अर्थ होता है बर्फ। 1849 में सबसे पहले एक सर्वेक्षण दल ने क्या किया था, इस संसार की सबसे ऊंची चोटी का पता किया था। सर्वेक्षण शब्द का अर्थ होता है आधिकारिक निरीक्षण, यानी कुछ अधिकारी गण गए थे और यह जांच पड़ताल करने गए थे कि कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है। तो उस समय सबसे पहले यह पता चला कि एवरेस्ट ही सबसे ऊंचा पर्वत है। उस समय इसे हम एवरेस्ट के नाम से नहीं जानते थे। पहले इसका नाम था शिखर 15। बाद में इसे एवरेस्ट कहा जाने लगा, यानी पुकारा जाने लगा। और यह नाम किनके नाम पर पड़ा था? सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में इस शिखर का नाम एवरेस्ट दिया गया।
ये भारतीय सर्वे विभाग के प्रमुख व्यक्ति थे, यानी सबसे मुख्य व्यक्ति वही थे। इस पर्वत शिखर पर सबसे पहले ब्रिटिश के पर्वतारोही यानी पर्वत पर चढ़ने वाले व्यक्ति को पर्वतारोही कहा जाता है। तो सबसे पहले 1921 में ब्रिटिश के पर्वतारोही जो थे वे लोग एक दल बनाकर यानी समूह में इस शिखर पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। वे लोग बहुत ही मुश्किल का सामना करते हैं, लेकिन 3 महीने तक इस संसार के अज्ञात भाग में यानी अनजाने भाग में ये लोग घूमते हैं, यात्रा करते हैं और उसके बाद ये इंग्लैंड वापस चले जाते हैं। इसके दूसरे ही साल एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए एक और ब्रिटिश दल कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, पर वह 8,321 मीटर तक जाकर ही वापस लौट आते हैं। इसके बाद तो बहुत सारे दलों ने यानी समूहों ने कोशिश की इस शिखर पर चढ़ने की, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। सबसे पहले 1953 में शेरपा तेनसिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी को इस शिखर को छूने में सफलता हासिल हुई। इसी शिखर को छूने के लिए लेखक और उनके साथी भी सन 1965 को 26 मई के दिन सुबह में निकलते हैं। वे अगले दिन ही आधार शिविर, इसका अर्थ होता है जो मुख्य शिविर वहां बनाया गया, वहां से वे लोग आगे चलते हैं और बहुगुणा और रावत एक रस्से में बंधे हुए थे और वीपी सिंह और लेखक स्वयं दूसरे रस्से से बंधे थे। इनकी सहायता के लिए इनके साथ 12 शेरपा साथ थे। शेरपा शब्द का अर्थ होता है नेपाली मजदूर, जो मुख्य रूप से पर्वतारोहियों का बोझा उठाता है, उन्हें रास्ता दिखाता है। ये लोग सब साथ में जाते हैं। जब हम कैंप 4 पर पहुँचे थे, यानी लेखक जब कैंप 4 तक पहुँचते हैं तब तक शाम हो चुकी थी। अब अगले अंशों को पढ़ते हैं। मैं सारी रात करीब करीब जागता ही रहा, क्योंकि मैं जानता था कि सोते समय अगर मैंने करवट ली तो तंबू लुढ़क कर 3000 फीट नीचे जा गिरेगा। स्थानाभाव के कारण सभी तंबू एक पांत में लगाए गए थे। सवेरे हम लोग ऑक्सीजन लगाए 10:15 बजे निकले। वहाँ सख्त काली चट्टानें थीं या पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े थे। उन पर चलना बहुत मुश्किल और थकाने वाला था। ठंडी हवाएं हमसे टकरा रही थीं। जब हमें अपने तंबू दूर से फहराते दिखाई दिए तो हमारी जान में जान आई। शाम होने तक हम वहाँ पहुँच गए। यहीं स्विस, ब्रिटिश और अमेरिकी अभियानों के पुराने तंबू भी थे और उन पर तभी का कूड़ा कचरा भी जमा दिखाई दे रहा था। हम इन तंबुओं को आसानी से पहचान गए। हमारी ऑक्सीजन खत्म होती जा रही थी, इसलिए मैं इन तंबुओं में घुस गया और रात में उपयोग करने के लिए उनके कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लाया। यहाँ वीपी सिंह बीमार पड़ गए। उनकी जगह फूदौरजी हमारे साथ आकर शामिल हो गया। यहाँ मैं यह बता दूं कि इस अंतिम शिविर से आगे हमें रात दिन ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना था। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। अब लेखक के एवरेस्ट की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। वे सारी रात जागे ही रह जाते हैं, क्योंकि जिस जगह पे वे लोग सोए हुए थे वह जगह बहुत कम थी, यानी वहाँ पे स्थान का अभाव था, जगह की कमी थी। और यदि सोते समय रात में उन्होंने करवट अगर बदल लिया तो वे 3000 फीट नीचे जा गिर पड़ते। इसी वजह से वे सोते नहीं हैं। सुबह ये लोग उठते हैं और 10:15 बजे के आसपास ऑक्सीजन लगा के ये लोग चल देते हैं। रास्ते में इन्हें जो चट्टानें दिखाई दे रही हैं वे काली हैं, सख्त हैं यानी कठोर हैं, या तो कहीं पे बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े थे। उन सब पे बहुत चलना मुश्किल हो रहा था और चढ़ाई ऐसे होती जा रही थी जिसकी वजह से ये लोग थक भी जा रहे थे। ठंडी हवाएं भी इन्हें लगातार मिल रही थी, जिस वजह से इन्हें तकलीफ़ हो रही थी। जब ये लोग अपने तंबू को दूर से फहराते हुए देखते हैं, यानी जिस जगह तक इन्हें पहुंचना है वहाँ पे तंबू जब इनको दूर से दिख जाता है तो इनके जान में जान आता है। शाम होने तक ये लोग वहाँ तंबू तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पहले भी बहुत सारे देशों के
लोग आए हुए थे, अभियान पर आए थे और उनके तंबू वहाँ लगे हुए थे। जगह जगह कूड़ा और कचरा भी जमा दिखाई दे रहा था। ये लोग अपने तंबू को पहचान जाते हैं और इनके पास ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। ये उन तंबुओं में जाकर घुसते हैं और जो भी ज़रूरत की चीज़ होती है वहाँ से निकाल लेते हैं। दूसरे दिन क्या होता है कि वीपी सिंह बीमार पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जगह पे फूदौरजी इनके साथ इनके दल में शामिल होते हैं और ये बताते हैं कि अब ये जिस जगह से आगे बढ़ने वाले हैं इसके बाद उन्हें दिन रात ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब अगले अंशों को पढ़ते हैं। दूसरे दिन 7:30 बजे सुबह हम आखिरी शिविर के लिए चले। अब मेरे साथ मेरे रस्से में फूदौरजी बंधा हुआ था। हमारे पीछे रावत, बहुगुणा और 7 शेरपा थे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे हवाएं तेज होती जाती थीं। 11:30 बजे हम इस पहाड़ी के उस हिस्से पर पहुंच गए जहां ढाल ज़रा कम था। 8,512 मीटर की ऊंचाई पर यह हमारा अंतिम शिविर था। इस शिविर से आगे 450 मीटर लंबी एक पहाड़ी थी। यह पहाड़ी बहुत सकरी और तीखी है और इसके दोनों ओर गहरे ढाल हैं। इसके दाहिनी तरफ बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा निकला हुआ है। हमें इस बर्फ से सतर्क रहना होता था क्योंकि इस पर पैर पड़ते ही यह टूटकर गिर सकती थी। मुख्य पहाड़ी पार कर हम दाईं ओर मुड़े। अब हमारे सामने इससे भी कठिन कार्य था स्लेट की चट्टानों की एक विशाल दीवार को पार करना। इस पर हाथ पैर टिकाने की कोई जगह नहीं थी। एक बार फिसलने का अर्थ होता 5,000 मीटर नीचे तिब्बत में जा गिरना। इन चट्टानों पर हम थोड़े थोड़े चढ़ते रहे। आखिरकार ये काली चट्टानें खत्म हुई और हमने येलो बैंड क्षेत्र में प्रवेश किया। इसकी चट्टानों में पीली पीली धारियां हैं, इसलिए इसे येलो बैंड कहते हैं। इन पर चढ़ना अपेक्षाकृत सरल था। इन्हें पार कर हम दक्षिणी शिखर के तल तक पहुँचे, जहाँ से बिल्कुल सीधी चढ़ाई शुरू हो जाती है। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। दूसरे दिन ये लोग अपने आखिरी शिविर के लिए आगे बढ़ते हैं। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। अब इनके साथ वीपी सिंह की जगह पर फूदौरजी साथ में थे। ये लोग आगे आगे थे और पीछे से रावत और बहुगुणा और साथ में इनके 7 शेरपा चल रहे थे। ये लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे इन्हें ठंडी हवाएं भी मिलती जा रही थी, यानी अब ऊंचाई पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और ठंड अधिक होती जा रही है। 11:30 बजे हम इस पहाड़ी के उस हिस्से पर पहुंच गए। अब बता रहे कि 11:30 बज चुका है और पहाड़ी के उस हिस्से पर पहुंच जाते हैं जहां पर ढाल थोड़ा सा कम था। इनका जो अंतिम शिविर था वो 8,512 मीटर की ऊंचाई पर था। इस शिविर से आगे 450 मीटर की एक लंबी पहाड़ी है। यह पहाड़ी बहुत ही सकरी है, यानी कम चौड़ाई वाली है और इसके दोनों तरफ ही गहरे ढाल हैं। इसके दाहिनी तरफ बर्फ का एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा निकला हुआ है और इन्हें बहुत ही सावधानी से, सतर्कता से आगे बढ़ना है, क्योंकि इस पर अगर एक बार पैर पड़ जाए और वो टूट जाए तो वे लोग नीचे गिर सकते हैं। मुख्य पहाड़ी पार करके लेखक दाईं ओर मुड़ते हैं और साथ साथ में पीछे पीछे इनके साथी हैं। अब इनके सामने बहुत ही मुश्किल भरा काम आ गया कि इन्हें एक स्लेट की चट्टानों की एक विशाल दीवार को पार करना था। इस पर हाथ पैर टिकाने के लिए कोई जगह नहीं थी और एक बार यदि उस स्लेट वाली चट्टान पे पैर फिसल जाए तो सीधा वे लोग 5,000 फीट नीचे गहरे में गिर जाएंगे और सीधा ये तिब्बत पहुंच जाएंगे, यानी इनकी मृत्यु हो सकती है। इन चट्टानों पे ये लोग संभल कर आगे बढ़ते हैं। किसी तरीके से बहुत मुश्किल से ये लोग इस चट्टान को ख़त्म करते हैं और ख़त्म करते ही ये लोग येलो बैंड में प्रवेश कर जाते हैं। इसकी चट्टानों में पीली पीली धारियाँ बनी हुई रहती है, इसलिए इस क्षेत्र को, यानी इस पर्वत के इस अंश को येलो बैंड कहा जाता है। इस पे चढ़ना काली चट्टानों पे चढ़ने से थोड़ा सा कम मुश्किल था। इन्हें पार करके ये लोग दक्षिणी शिखर के तल तक पहुंच जाते हैं और जहां से इनकी चढ़ाई जो है बिल्कुल सीधी अब होने वाली है।